आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक लेना चाहते हो, क्वेश्चन वोश्चन बुक ले सकते हो। एमटीएस पोस्टमैन या पीए के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और थ्योरी की बुक लेना चाहते हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक लेना चाहते हो, या मैथ की तैयारी करने के लिए मैथ की बुक लेना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वॉल्यूम 6 पार्ट 3, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ये बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपने उसी हिसाब से इनको अच्छे से कर लेना है। रूल नंबर 1 है सुपरविजन ऑफ सबॉर्डिनेट ऑफिसेस बाय पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों का पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन करना। इफ दी postmaster doubts any SPM or VPM and sees any repeated irregularities by him, he will report the matter to whom? यदि पोस्ट मास्टर को किसी भी एसपीएम पर या बीपीएम पर कोई संदेह हो, या वो ये देखता है कि इनके द्वारा बार बार कोई अनियमितता की जा रही है, इस चीज़ की रिपोर्ट पोस्ट मास्टर द्वारा किसको की जाती है? टू दी सुपरिटेंडेंट और कंसर्न्ड डिविजनल इंस्पेक्टर। एसपीएम के मामले में रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट को की जाएगी, और वहीं पर ब्रांच ऑफिसेस के मामले में, बीपीएम के मामले में ये रिपोर्ट सब डिविजनल इंस्पेक्टर को की जाएगी। तो अगर पोस्ट मास्टर को किसी भी एसपीएम या वीपीएम के ऊपर कोई डाउट हो और वो ये देखता है कि बार बार इनके द्वारा कोई अनियमितता की जा रही है, तो वो इस चीज़ की रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट को या संबंधित डिविजनल इंस्पेक्टर को करेगा। Which rule of Postal Manual Volume 6 Part 3 involves the supervision of subordinate offices by postmaster? पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 भाग 3 का कौन सा नियम पोस्ट मास्टर द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का पर्यवेक्षण से संबंधित है? रूल नंबर 1 में ही इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि पोस्ट मास्टर अपने अधीन आने वाले कार्यालयों का पर्यवेक्षण करता है, सुपरविजन करता है। रूल नंबर 2, एग्जामिनेशन ऑफ बीओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स इन सब ऑफिस। सब ऑफिस में, उप डाक घरों में बीओ डेली ट्रांजैक्शंस की जांच करना, एग्जामिनेशन करना। हु विल वेरीफाई दी बीओ डेली अकाउंट्स एंड साइन देम? ब्रांच ऑफिस के डेली अकाउंट्स को वेरीफाई कौन करता है और उनके ऊपर हस्ताक्षर करेगा? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सब ऑफिस में जब बीओ की डेली अकाउंट प्राप्त होते हैं, उनके ऊपर सब पोस्ट मास्टर द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और एसपीएम ही उनकी वेरिफिकेशन करता है, सत्यापन करता है। Which of the following is not the responsibility of the SPM with reference to examination of BO daily accounts? बीओ डेली अकाउंट्स की जांच के संदर्भ में एसपीएम की कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, he should examine the daily account and satisfy himself that it is properly prepared and the closing balance is accurate. सबसे पहले एसपीएम को क्या करना चाहिए? बीओ डेली अकाउंट्स की जांच करनी चाहिए और स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करना चाहिए कि उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सही होना चाहिए और ये डेली अकाउंट सही से तैयार किए हुए होने चाहिए। वेरीफाई द आइटम्स इन ट्रांजिट, वो ये भी देखेगा कि कोई ब्रांच ऑफिस ने सब ऑफिस के लिए वस्तुएं तो नहीं भेजी है, नकदी, डाक टिकट, लेटर इत्यादि तो नहीं भेजा है, तो ट्रांजिट की या पारगमन की वस्तुओं की जांच करेगा, उनका सत्यापन करेगा। इंक्वायर इनटू सस्पिशियस अल्टरेशंस, अगर डेली अकाउंट में कोई भी संदिग्ध परिवर्तन किया गया है, इनके पहले आपने 100 रुपये की एक ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा, फिर इसमें कोई परिवर्तन करने की कोशिश की है, तो इनकी इंक्वायरी करने का, जांच करने का काम करेगा। पर्सनली कन्वे द कैश टू बीओ, क्या वो बीओ को कैश तो भेजता है लेकिन पर्सनली वहाँ पर जाकर पहुँचाने का काम नहीं करता है। द ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट्स शुड बी साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय दी, and after they have been examined by the head postmaster or SPM as the case may be, same should be filed in daily bundles.
जो ब्रांच ऑफिस के डेली अकाउंट होते हैं उनके ऊपर किसके द्वारा हस्ताक्षर करके स्टैंप लगाई जाती है? कौन लगाता है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, सब अकाउंट असिस्टेंट लगाता है, उपलेखा सहायक लगाता है। तो जो ब्रांच ऑफिस के डेली अकाउंट होते हैं जब वो हेड ऑफिस में प्राप्त होते हैं, सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा इनके ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं और मोहर लगाई जाती है। जांच किए जाने के बाद इनको क्या किया जाता है? हेड पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर द्वारा डेली बंडल्स में, दैनिक बंडलों में रख लिया जाता है। SPM to check system generated a daily report of the BOs by invoking and see whether all the vouchers are received with respect to the transactions reflected in system generated daily transaction report। SPM को क्या करना चाहिए? ब्रांच ऑफिस की सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स की जांच करनी चाहिए। क्यों जांच करनी चाहिए? यह देखने के लिए कि जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी लेन देन सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हुए हैं, क्या उनसे संबंधित वाउचर प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसके लिए एसपीएम को सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जांच करनी चाहिए। जांच करने के लिए कौन से टी कोड का यूज़ किया जाएगा? ZFR_day_नी। हालांकि इनमें परिवर्तन है, लेकिन आपने इनको तब तक याद करना है जब तक आपके पास वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में ये चीज़ें चेंज नहीं हो जाती। डिपार्टमेंट आपको नया वॉल्यूम नहीं देता या इसमें चेंजेस नहीं करता, तब तक आपने इन चीज़ों को याद रखना है। भाई दी मेंटेनेंस ऑफ बीओ समरी एंड एसओ समरी इज डिसकंटिन्यूड। पहले ब्रांच ऑफिस में बीओ समरी बनती थी, सब ऑफिस में एसओ समरी बनती थी, इसको डिसकंटिन्यू क्यों किया गया? क्या इसका कारण है? द डाटा इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड एंड रिफ्लेक्टेड इन सैप। पहले जो है डाटा वो खुद ब खुद नहीं आता था सिस्टम में, अब जो डाटा था वो खुद ब खुद सैप में अपडेट होने लगा और रिफ्लेक्ट होने लगा, इसलिए आप उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर बीओ समरी और एसओ समरी को बनाने की ज़रूरत नहीं रही। अकाउंटिंग इज ऑटोमेटिकली डन, और लेखांकन भी खुद ब खुद होना शुरू हो गया, तो इसलिए इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 3 है रिलेशंस ऑफ सब एंड ब्रांच ऑफिसेस टू देयर अकाउंट ऑफिसेस। उप और शाखा कार्यालयों का उनके लेखा कार्यालयों से क्या संबंध होता है? सब ऑफिसेस एंड ब्रांच ऑफिसेस एक्सचेंज एंड रिस्पेक्टिवली विद देयर अकाउंट ऑफिसेस डेली। सब ऑफिस तथा ब्रांच ऑफिस अपने संबंधित लेखा कार्यालयों से प्रतिदिन किन चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं? तो सब ऑफिस अपने अकाउंट ऑफिस के साथ अकाउंट बैग का आदान प्रदान करता है, वहीं पर ब्रांच ऑफिस अपने अकाउंट ऑफिस के साथ ब्रांच ऑफिस बैग का आदान प्रदान करता है। ये ऑप्शन सही होगी। बीओ समरी इज मेंटेन्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस। बीओ सारांश निम्नलिखित में से किस कार्यालय द्वारा बनाए रखा जाता है? तो करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, इसका रख रखाव सब पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है। रूल नंबर 4 है शॉर्ट रिसिप्ट ऑफ वाउचर्स बाय अकाउंट ऑफिस। लेखा कार्यालय द्वारा वाउचरों की कम प्राप्ति। ये अकाउंट ऑफिस में वाउचर्स अगर कम प्राप्त होते हैं, जितने वाउचर प्राप्त होने चाहिए, अगर उतनी संख्या में प्राप्त नहीं होते हैं तो क्या किया जाएगा? इफ अ वाउचर इज वांटिंग, the sub account assistant should write a remark in the against the particulars of missing documents, and the postmaster will attest the same, and the irregularity also be noted in the। अगर मान लीजिए कोई भी सब ऑफिस अकाउंट ऑफिस में कम प्राप्त होता है और उसकी आवश्यकता है, तो सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा मिसिंग डॉक्यूमेंट के पर्टिकुलर्स में किसमें एक रिमार्क दिया जाएगा, फिर सेम रिमार्क को पोस्ट मास्टर द्वारा सत्यापित किया जाएगा और इस अनियमितता को और कहाँ पर दर्ज किया जाएगा? करेक्ट आंसर ये आएगा, जब भी कोई वाउचर कम प्राप्त होता है, सब अकाउंट असिस्टेंट द्वारा एसओ डेली अकाउंट में उस संबंधित डॉक्यूमेंट के लिए की गई प्रविष्टियों के सामने एक रिमार्क दिया जाएगा। इस रिमार्क को पोस्ट मास्टर से सत्यापित करवाया जाएगा और इस अनियमितता को एरर बुक में भी दर्ज किया जाता है। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूसीआर। यूसीआर की फुल फॉर्म क्या होगी? अनक्लासिफाइड रिसिप्ट्स। सी ऑप्शन सही आएगी। इफ द वाउचर इज नॉट एडमिटेड,
submitted on the call or no explanation is afforded by the sub office or branch office concerned for withholding the voucher, the case should be। मान लीजिए कोई वाउचर कम प्राप्त हुआ, सब अकाउंट असिस्टेंट ने सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में उस मिसिंग डॉक्यूमेंट के पर्टिकुलर्स के सामने एक रिमार्क दिया। पोस्ट मास्टर ने उस रिमार्क को सत्यापित किया और एरर बुक में भी इस चीज़ के बारे में दर्ज किया जाएगा। फिर संबंधित कार्यालय को मिसिंग वाउचर जमा करने के लिए कहा जाएगा। तो जब उसको कहा गया उसके बाद भी उसने अगर वाउचर सबमिट नहीं किया या फिर उसने उस वाउचर को रोके रखने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हमने क्यों इस वाउचर को रोक कर रखा है, तो ये मामला किसको बताया जाएगा? तो ब्रांच ऑफिस के मामले में ये मामला सब डिविजनल इंस्पेक्टर को बताया जाता है। उपडाकर के मामले में सुप्रिटेंडेंट को बताया जाएगा। Whenever a voucher that is required in support of an entry in the daily account is not received in the accounts office, मान लीजिए कोई वाउचर आवश्यक है और वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो डेली अकाउंट में उसके संबंध में जो प्रविष्टि की गई होगी उसके सामने एक रिमार्क दे दिया जाएगा और ऑफिस को उस वाउचर को जमा करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन अगर उससे संबंधित अकाउंट ऑफिस में फिर भी वाउचर प्राप्त नहीं होगा तो क्या किया जाएगा? करेक्ट आंसर डी आएगा। अ नोट ऑफ इरेगुलरिटी शुड बी नोटेड इन एरर बुक। सबसे पहले वाउचर प्राप्त नहीं हुआ है, इसके लिए एरर बुक में एक इरेगुलरिटी या अनियमितता दर्ज की जाएगी। A remark should be written by sub account assistant on the daily account against the particulars of the missing, और मिसिंग डॉक्यूमेंट के विवरणों के सामने सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा डेली अकाउंट में एक रिमार्क दिया जाएगा। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। इफ द आइटम ऑफ अकाउंट कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन द अकाउंट ऑफिस, अगर लेखा कार्यालय में किसी भी अकाउंट आइटम को वर्गीकृत ना किया जा सके तो इसे क्या किया जाएगा? इसे अनक्लासिफाइड रिसिप्ट्स या अनक्लासिफाइड पेमेंट्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा। Which of the following is not true when the sub account clerk of head office or sub office finds any voucher short in support of any entry in the daily account from the SPM or VPM? इसमें हमने बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जब हेड ऑफिस के सब अकाउंट क्लर्क या सब अकाउंट असिस्टेंट को या किसी भी सब ऑफिस में किसी भी डेली अकाउंट के लिए कोई वाउचर कम प्राप्त होता है कि डेली अकाउंट में जो प्रविष्टियां की गई हैं उन प्रविष्टियों के सपोर्ट में समर्थन में कोई वाउचर एसपीएम या वीपीएम की ओर से कम प्राप्त होता है तो क्या किया जाएगा? तो इसमें हमने गलत बताना है। द कंसर्न्ड एसपीएम और वीपीएम शुड बी आस्क्ड थ्रू एस और बीओ स्लिप टू सेंड द कंसर्न्ड वाउचर्स विदाउट डिले। संबंधित एसपीएम या वीपीएम को अगली भेजी जाने वाली एसओ या वीओ स्लिप में संबंधित वाउचर जमा करने के लिए कहा जाएगा कि बिना देरी के आप ये वाउचर जमा कीजिए। द आइटम शुड नॉट बी एडमिटेड, आइटम को एडमिट नहीं किया जाएगा जो कि गलत है, यानी कि उस डेली अकाउंट को क्या स्वीकार किया जाएगा? स्वीकार किया जाता है। तो सी तो करेक्ट आ जाएगी, डी है। द आइटम शुड बी इंक्लूडेड इन दी हेड ऑफिस और सब ऑफिस अकाउंट, और उस वस्तु को यानी कि उस डेली अकाउंट को एचओ या एसओ के अकाउंट में शामिल कर लिया जाता है सब ऑफिस से रिजल्ट के पेंडिंग के रूप में। इफ अ वाउचर इज वांटिंग फ्रॉम सबऑर्डिनेट ऑफिस, द सब अकाउंट असिस्टेंट शुड राइट अ रिमार्क इन दी एसओ डेली अकाउंट। अगर किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिस से अधीनस्थ कार्यालय से कोई वाउचर कम प्राप्त हुआ है और वो प्राप्त करना है, सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा सब ऑफिस डेली अकाउंट में मिसिंग डॉक्यूमेंट के विवरणों के सामने पर्टिकुलर्स के सामने एक रिमार्क दिया जाएगा और उसके बाद हस्ताक्षर किए जाएंगे सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा। देन इसे पोस्ट मास्टर को दिखाया जाएगा और पोस्ट मास्टर भी इस चीज़ को अटेस्टेड करता है। द इरेगुलरिटी शुड आल्सो बी नोटेड इन, तो हमने ऊपर पढ़ लिया, और इस अनियमितता को और कहाँ पे दर्ज किया जाएगा? एरर बुक में दर्ज किया जाएगा। If a voucher is not received or sufficient explanation is not afforded by the SPM or VPM, यदि जो वाउचर चाहिए वो प्राप्त नहीं हुआ या एसपीएम ने बीपीएम ने उसके बारे में कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उन्होंने क्यों इस वाउचर को रोक के रखा है, और नो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू कॉल इज रिसीव्ड, या फिर जो उनसे
उनसे वाउचर मांगा गया, उसके बारे में उन्होंने कोई भी तत्काल रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इस मैटर को किसे बताया जाएगा? करेक्ट आंसर डी आएगा, या तो सुप्रिटेंडेंट को बताया जाएगा एसपीएम के मामले में, और सब डिविजनल इंस्पेक्टर को बताया जाएगा बीपीएम के मामले में। तो सिंपल सा समझते हैं कि क्या हुआ। आप एक सब ऑफिस में काम करते हैं, आपने हेड ऑफिस को अपना डेली अकाउंट भेजा। डेली अकाउंट में जो जो प्रविष्टियां थी उनसे संबंधित दस्तावेज इस डेली अकाउंट के साथ होने चाहिए थे, लेकिन जब हेड ऑफिस में वो डेली अकाउंट प्राप्त हुआ, उस डेली अकाउंट में की गई प्रविष्टियों से संबंधित तो कोई दस्तावेज हेड ऑफिस में प्राप्त नहीं होता है। तो हेड ऑफिस में क्या होगा, एक सब अकाउंट असिस्टेंट होता है। सब अकाउंट असिस्टेंट इस चीज़ को देखता है और फिर क्या करता है, आपके डेली अकाउंट में जो आपने प्रविष्टियां की होंगी और उन प्रविष्टियों में जो वाउचर प्राप्त नहीं होगा, उस प्रविष्टि के सामने एक रिमार्क दे देगा कि ये वाउचर प्राप्त नहीं हुआ है और इसके ऊपर हस्ताक्षर कर देगा। सेम चीज़ को पोस्ट मास्टर भी अटेस्टेड करेगा कि हाँ वाउचर प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी भी अटेस्टेशन हो जाएगी। फिर अगले दिन हेड ऑफिस से आपके लिए क्या आएगा, आपके लिए एसओ डेली अकाउंट एसओ स्लिप आएगी। अब जब एसओ स्लिप आएगी तो उस एसओ स्लिप में हेड ऑफिस से आपके लिए ये दर्ज करके भेजा जाएगा कि कल आपने जो डेली अकाउंट भेजा था उसके संबंध में कोई वाउचर मिसिंग है, वो वाउचर जमा कीजिए। अब आपको कहा गया और आपने फिर भी वो वाउचर जमा नहीं किया, या फिर आपने उस वाउचर को क्यों रोक के रखा था, उसके बारे में आपने कोई भी कारण या स्पष्टीकरण हेड ऑफिस को नहीं बताया, तो इस मामले की सूचना पोस्ट मास्टर किसको देगा, सुपरिटेंडेंट को दे देगा या सब डिविजनल इंस्पेक्टर को दे देगा। फिर वही आपके साथ निपटेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? If a voucher that is required in support of an entry in a system generated daily transaction report, whether to credit or debit of the subordinate office, is not received in the account office, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यदि सिस्टम द्वारा जनित दैनिक लेन देन रिपोर्ट में प्रविष्टि के समर्थन में आवश्यक वाउचर चाहे अधीनस्थ कार्यालय के क्रेडिट या डेबिट के लिए हो, लेखा कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है। कि सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में जो प्रविष्टियां की गई हैं, उन प्रविष्टियों के संबंध में अगर किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिस से जमा या निकासी के लिए कोई वाउचर प्राप्त नहीं होता है तो क्या होगा? तो हमने ऊपर बार बार पढ़ लिया, सब पोस्ट मास्टर या ब्रांच पोस्ट मास्टर जैसा भी मामला हो, उसको अगली एसओ स्लिप या वीओ स्लिप में वो वाउचर जमा करने के लिए कहा जाएगा बिना किसी देरी के, और उस आइटम को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, नहीं कि उस एसओ डेली अकाउंट या बीओ डेली अकाउंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 5 है इनएडमिसिबल वाउचर या अस्वीकार्य वाउचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इफ एनी डॉक्यूमेंट अटैच्ड टू द ब्रांच ऑफिस और सब ऑफिस डेली अकाउंट इज इनएडमिसिबल, यदि ब्रांच ऑफिस या सब ऑफिस के डेली अकाउंट के साथ संलग्न कोई भी दस्तावेज इनएडमिसिबल है, स्वीकार्य नहीं है। क्यों स्वीकार्य नहीं है? ऑन अकाउंट ऑफ एनी इरेगुलरिटी फॉर इट्स प्रेपरेशन, क्योंकि इसको बनाने में कोई अनियमितता हुई है, और फॉर नोट ड्यूली साइंड, या विधिवत तरीके से इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। अ रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट शुड बी कॉल्ड फॉर, तो एक संशोधित दस्तावेज मंगवाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट शुड बी सेंट इन द नेक्स्ट डेज वीओ स्लिप और एसओ स्लिप ड्यूली एंटर्ड फॉर रेक्टिफिकेशन, या वही सेम डॉक्यूमेंट को अगली वीओ स्लिप या एसओ स्लिप में दर्ज करके वापस भेजा जाएगा ताकि उसकी रेक्टिफिकेशन की जा सके, उसको सही किया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए जब भी ब्रांच ऑफिस या सब ऑफिस डेली अकाउंट प्राप्त होता है और उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज संलग्न है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसे बनाने में आपने कोई गलती कर दी है, या फिर उसके ऊपर सही तरीके से हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, तो रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट या संशोधित दस्तावेज मंगवाया जाएगा। यह सेम डॉक्यूमेंट को अगली बीओ स्लिप या एसओ स्लिप में दर्ज करके वापस भेजा जाएगा रेक्टिफिकेशन के लिए। Rule number 5 of Postal Manual Volume 6 Part 3 deals with which of the following? Postal Manual Volume 6 भाग 3 का नियम 5 किससे संबंधित है? तो इसमें इनएडमिसिबल वाउचर्स के बारे में आता है, ऐसे वाउचर्स के बारे में आता है जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।
रूल नंबर 7 है कैश ऑफिस के बारे में, नकद कार्यालय क्या होता है। अ सब ऑफिस विच कैन सप्लाई and receive surplus cash from other nearby sub offices more conveniently than head office। एक ऐसा सब ऑफिस जो अपने नज़दीकी सब ऑफिस के एक्सेस कैश को प्राप्त कर सकता है या उनको आवश्यकता पड़ने पर नकदी की आपूर्ति कर सकता है, और वो ये काम हेड ऑफिस की तुलना में अगर ज़्यादा आसानी से कर सकता है। एंड विच इज़ सिचुएटेड एट अ ट्रेजरी स्टेशन हैविंग ट्रांजैक्शंस विद द बैंक। और दूसरी बात, वो ऐसी जगह पर है, कौन सी जगह, ट्रेजरी स्टेशन पर स्थित है और वो बैंक के साथ लेन देन करता है। तो ऐसे सब ऑफिस को किसकी सैंक्शन के साथ कैश ऑफिस बनाया जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, अधीक्षक या सुप्रिटेंडेंट की सैंक्शन के साथ, मंजूरी के साथ उसे कैश ऑफिस बनाया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश ऑफिस क्या होता है। कैश ऑफिस एक ऐसा सब ऑफिस होता है जो किसी भी हेड ऑफिस की तुलना में अधिक आसानी से अपने नज़दीकी सब ऑफिस को नकदी की आपूर्ति कर सकता है या उनके सरप्लस कैश को रिसीव कर सकता है, और ये ट्रेजरी स्टेशन पर स्थित होता है तथा बैंक के साथ लेन देन करता है। तो इसे सुपरिटेंडेंट की सैंक्शन के साथ कैश ऑफिस बनाया जा सकता है। Who fixes the monthly limit of a cash office? नकद कार्यालय की मासिक सीमा कौन तय करता है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी कि किसी भी सब ऑफिस को कैश ऑफिस के द्वारा एक महीने में मैक्सिमम कितनी नकदी की आपूर्ति की जा सकती है। इस तरह की जो लिमिट होती है सुपरिटेंडेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। इज अ सब ऑफिस विच इन एडिशन टू परफॉर्मिंग द ऑर्डिनरी वर्क ऑफ अ सब ऑफिस serves as a depot for cash which it supplies to or receives from other sub offices। हमने बताना है कौन सा ऐसा सब ऑफिस है जो अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त नकदी के लिए डिपो के रूप में काम करता है, जो आवश्यकता पड़ने पर अन्य सब ऑफिस को नकदी उपलब्ध करवाता है या आवश्यकता पड़ने पर अन्य सब ऑफिस के एक्सेस कैश को रिसीव करता है। इसको क्या कहा जाता है, कैश ऑफिस कहा जाता है। तो कैश ऑफिस एक सब ऑफिस होता है जो अपने सब ऑफिस के सामान्य कर्तव्यों के अलावा नकदी के लिए डिपो की तरह काम करता है, जहां से किसी भी सब ऑफिस को आवश्यकता पड़ने पर नकदी उपलब्ध करवाई जाती है और आवश्यकता पड़ने पर उनका एक्सेस कैश रिसीव किया जाता है। A sub office can be made as cash office with the sanction of whom? किसी भी सब ऑफिस को किसकी सैंक्शन के साथ कैश ऑफिस बनाया जा सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सब ऑफिस को सुपरिटेंडेंट की सैंक्शन के साथ कैश ऑफिस बनाया जा सकता है। विच ऑफिस कैन नॉट बी अ कैश ऑफिस? कौन सा कार्यालय नकद कार्यालय नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर भी आ जाएगी, करेक्ट आंसर ब्रांच ऑफिस जो होते हैं वो कैश ऑफिस नहीं हो सकते। सब ऑफिस में रिमिट सरप्लस कैश डायरेक्ट टू इट्स कैश ऑफिस। कोई भी सब ऑफिस डायरेक्ट अपने कैश ऑफिस को नकदी भेज सकता है, अपने सरप्लस फंड को या कैश को रिमिट कर सकता है। अगर किसी भी सब ऑफिस के पास उसकी लिमिट से ज़्यादा कैश हो जाता है तो उस एक्सेस कैश को वो डायरेक्ट अपने कैश ऑफिस को भेज सकता है। एंड आल्सो इंडेंट ऑन इट डायरेक्ट फॉर फंड्स अप टू द मंथली लिमिट फिक्स्ड बाय द। और इसके साथ किसके द्वारा निर्धारित मंथली लिमिट की सीमा तक वो डायरेक्ट अपने कैश ऑफिस से नकदी की मांग कर सकता है। बट व्हेन दिस लिमिट इज रीच्ड द अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफिस मस्ट बी ऑब्टेन्ड। और जब ये मंथली लिमिट रीच हो जाती है तो हेड ऑफिस की अथॉरिटी प्राप्त करनी होती है अगर आपको उस महीने में और नकदी अपने कैश ऑफिस से निकालनी हो। तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, सुपरिटेंडेंट एक मंथली लिमिट निर्धारित करता है। वो ये निर्धारित करता है कि किसी भी सब ऑफिस द्वारा अपने कैश ऑफिस से एक महीने में कितनी नकदी प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए उसने कर दिया कि 1,00,000 रुपए आप अपने कैश ऑफिस से एक महीने में रिसीव कर सकते हैं। जब ये 1,00,000 रुपए की लिमिट रीच हो जाती है उसके बाद आपको हेड ऑफिस की अथॉरिटी की ज़रूरत होती है। बिना हेड ऑफिस के ऑथराइज किए आप अपने कैश ऑफिस से इसके बाद नकदी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द कैश ऑफिस
should see that the prescribed limit is not exceeded। अब ये देखना किसका काम होता है कि एक महीने में आप किसी भी सब ऑफिस को जितनी नकदी दे सकते हैं उसकी लिमिट रीच तो नहीं हुई है। तो ये देखना किसका काम होता है, ये कैश ऑफिस का काम होता है। नकद कार्यालय ये देखता है कि जो भी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है, निर्धारित लिमिट है एक महीने में किसी भी सब ऑफिस को नकदी उपलब्ध करवाने की, वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वो क्या करते हैं, वही मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द रिमिटेंसेस made to an office in a separate which should be checked and initialed by the head of the office daily। तो इसके लिए कैश ऑफिस में एक रिकॉर्ड रखा जाता है। किस में रिकॉर्ड रखा जाता है, एरर बुक में एक अलग से रिकॉर्ड रखा जाता है जिसे कैश ऑफिस के हेड द्वारा, प्रमुख द्वारा प्रतिदिन चेक किया जाता है और उसके ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं। वो क्यों चेक करता है, ये देखने के लिए कि कहीं निर्धारित लिमिट एक्सीड तो नहीं हो गई है। Ordinarily, every sub office situated at will be required to act as an cash office। ऐसा कौन सा सब ऑफिस है जो सामान्य तौर पर कैश ऑफिस के रूप में काम करता है, बट द सुपरिटेंडेंट्स सैंक्शन इज रिक्वायर्ड इन ईच केस। लेकिन प्रत्येक मामले में अधीक्षक की मंजूरी आवश्यक होगी। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। ऐसा सब ऑफिस जो ट्रेजरी स्टेशन पर स्थित होता है तथा जो बैंक के साथ लेन देन करता है, वो सब ऑफिस सामान्य तौर पर कैश ऑफिस के रूप में काम करता है। लेकिन जैसे हमने ऊपर पढ़ा, किसी भी सब ऑफिस को कैश ऑफिस बनाने के लिए सुपरिटेंडेंट की सैंक्शन की ज़रूरत होती है। रूल नंबर 8 है चेक ऑफ रिमिटेंसेस बिटवीन द अकाउंट ऑफिस एंड इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिसेस। लेखा कार्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के बीच धन प्रेषण की जांच। ट्रेजरर शैल चेक कैश इन ट्रांजिट थ्रू विच टी कोड। कोषाध्यक्ष किस टी कोड के माध्यम से ट्रांजिट में नकदी की जांच करेगा। करेक्ट आंसर बी आएगा। कैश इन ट्रांजिट की जांच करने के लिए ZFBL 3NT कोड का यूज किया जाता है। Who is responsible to ensure that remittances between the account office and its subordinate offices are as per rules। कौन इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि अकाउंट ऑफिस और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के बीच धन प्रेषण नियमों के अनुसार किया जाए। कौन इस बात को सुनिश्चित करता है, पोस्ट मास्टर इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अकाउंट ऑफिस और उसके सबऑर्डिनेट ऑफिस के बीच रेमिटेंस को नियमों के अनुसार किया जाए। जो भी प्रेषण है, चाहे वो धन प्रेषण है, चाहे वो डाक टिकटों का प्रेषण है, वो नियमों के अनुसार होना चाहिए। पोस्ट मास्टर इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। रूल नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिमिट्स फॉर रेमिटेंसेस बाय वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस। विभिन्न परिवहन साधनों द्वारा धन प्रेषण की सीमाएं। बट इज द कैश कन्वेंस लिमिट फॉर लूज कैश थ्रू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय। अगर किसी भी विभागीय कर्मचारी के माध्यम से लूज कैश या खुली नकदी भेजी जाती है तो उसकी क्या सीमा होगी। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 5 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं। तो अगर किसी भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के माध्यम से लूज कैश भेजा जा सकता है तो उसकी लिमिट कितनी है, 5 लाख रुपए है। The cash conveyance limit for RMS section or a railways by TOVP through cash bag enclosed in account bag is। TOVP द्वारा लेखा बैग में संलग्न नकद बैग के माध्यम से RMS अनुभाग या रेलवे के लिए नकद परिवहन की सीमा क्या है, तो इसके लिए 2 लाख रुपए की कैश लिमिट है। तो एक टेबल है जो थ्योरी वाली PDF में आपको मिलेगा, वहाँ से आपने इसको बड़े अच्छे से कर लेना है क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। द कैश कन्वेंस लिमिट थ्रू अकाउंट बैग हैंडेड ओवर टू कैरियर इन वेटमेंट सिस्टम और रोड ट्रांसपोर्ट इज। तोल प्रणाली और सड़क परिवहन में वाहक को सौंपेगे। लेखा बैग के माध्यम से अगर नकदी भेजी जाती है तो मैक्सिमम 40,000 रुपये भेजे जा सकते हैं। द लिमिट फॉर कन्वेंस ऑफ कैश थ्रू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय अकम्पनीड बाई अनदर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय। अब 2 विभागीय कर्मचारी हैं, एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के साथ अगर दूसरा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है तो दोनों साथ में मिलकर मैक्सिमम 10 लाख रुपए की नकदी को परिवहन कर सकते हैं। द लिमिट फॉर कन्वेंस ऑफ कैश थ्रू BPM और AVPM और डाक सेवक अकम्पनीड बाई अनदर VPM और AVPM और डाक सेवक इस।
अन्य वीपीएम या एवीपीएम या डाक सेवक के साथ दूसरा एक एवीपीएम या बीपीएम है, यानी कि एक जीडीएस के साथ दूसरा जीडीएस है, अगर दो जीडीएस साथ में मिलकर जाते हैं तो मैक्सिमम वो 2 लाख रुपए की नकदी लेकर जा सकते हैं। The limit for departmental MMS with MTS, in addition to driver for conveyance of cash in cash bags includes in account baggage। अब हमने बताना है एक डिपार्टमेंटल एमएमएस है, साथ में उसके एमटीएस है और साथ में उनके ड्राइवर हैं। इन्होंने नकदी लेकर जानी है तो नकदी को ये कैश बैग में संलग्न करके ले जाते हैं और कैश बैग अगर अकाउंट बैग के अंदर डालकर ले जाएंगे तो ये मैक्सिमम कितनी नकदी लेकर जा सकते हैं? 20 लाख रुपए की नकदी का परिवहन कर सकते हैं। द लिमिट फॉर कन्वेंस ऑफ कैश थ्रू बीपीएम, एवीपीएम और डाक सेवक। अब सिर्फ एक जीडीएस है मेरी तरह, उसके पास मैक्सिमम 1 लाख रुपए की नकदी भेजी जा सकती है। 2 जीडीएस होंगे तो 2 लाख रुपए की नकदी भेजी जा सकेगी। बट इसी कैश कन्वेंस लिमिट अंडर आर्म्ड एस्कॉर्ट, अगर आर्मी के तहत, आर्मी की सुरक्षा के तहत नकदी भेजी जाती है तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं रहती, आप जितनी चाहे उतनी नकदी भेज सकते हैं। The limits for hired MMS with MTS in addition to driver for conveyance of cash in cash bags enclosed in account bag within city limits and outside limits are एंड रिस्पेक्टिवली। तो हायर किया हुआ एमएमएस है, यानी कि किराए पर लिया हुआ एमएमएस है, उसके साथ एमटीएस है और उनके साथ एक ड्राइवर भी है। तो ये अगर कैश बैग में नकदी लेकर जाते हैं और कैश बैग अगर अकाउंट बैग के अंदर संलग्न है तो सिटी के भीतर 5 लाख रुपए और आउटसाइड दी सिटी ये 2 लाख रुपए की नकदी लेकर जा सकते हैं। अगर हायर किया हुआ एमएमएस ना हो तो 20 लाख रुपए तक की नकदी लेकर जा सकते हैं। The proposed limits of maximum cash conveyance can be curtailed by the whom on the basis of discussion with the local police authorities depending on the law and order situation of that particular place। अब ये जो मैक्सिमम कैश कन्वेंस लिमिट है, यानी कि अधिकतम किसी के द्वारा कितनी नकदी का परिवहन किया जा सकता है, इन प्रस्तावित लिमिट्स को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ डिस्कशन करके वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि वहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है उसके आधार पर ये जो मैक्सिमम कैश कन्वेंस की प्रपोज्ड लिमिट्स है इसको कम किसके द्वारा किया जा सकता है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा किया जा सकता है। How the limit of cash remittance by various modes of conveyance can be increased। विभिन्न परिवहन साधनों द्वारा नकद प्रेषण की सीमा कैसे बढ़ाई जा सकती है? ऊपर हमने पढ़ा कम कैसे की जा सकती है। अब इसको अगर बढ़ाना है, जैसे कि मान लीजिए हमने पढ़ा एक जीडीएस है वो मैक्सिमम अपने साथ 1 लाख रुपए की नकदी का परिवहन कर सकता है। अगर इस लिमिट को इंक्रीज करना हो, इफ लोकल सर्कमस्टांसेस परमिट आफ्टर गेटिंग एडवाइस ऑफ पुलिस अथॉरिटीज विद अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ सर्किल, अगर स्थानीय परिस्थितियां इस चीज़ की अनुमति देती हैं तो पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ एडवाइस करके, सलाह करके, हेड ऑफ सर्किल के अप्रूवल के साथ इन लिमिट्स को बढ़ाया जा सकता है। रूल नंबर 10 है रेगुलेशंस ऑफ फंड्स फॉर सब ऑफिसेस। सब ऑफिस के लिए निधियों का विनियमन, अगर किसी भी सब ऑफिस को नकदी इत्यादि चाहिए तो कौन उपलब्ध करवाएगा? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ is to make arrangements for supply of funds to its sub offices under it and obtain excess cash more than authorized maximum balance from the sub offices। किसके महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक महत्वपूर्ण काम ये है कि उसके अधीन आने वाले सब ऑफिसेस को जब भी नकदी की ज़रूरत होगी तो वो नकदी की व्यवस्था करेगा, या जब भी उनके पास एक्सेस कैश होगा तो वो उस एक्सेस कैश को रिलीव करेगा, रिलीव करने की व्यवस्था करेगा। तो ये जो ड्यूटी है किसकी होती है? पोस्ट मास्टर की होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो किसके महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक कर्तव्य ये भी है कि वो अपने अधीन आने वाले सब ऑफिस को जब भी नकदी की ज़रूरत होगी नकदी उपलब्ध करवाएगा, या जब भी उनके पास एक्सेस कैश होगा तो उस एक्सेस कैश से उन्हें मुक्ति दिलाएगा। तो ये पोस्ट मास्टर की ड्यूटी होती है। हु विल प्रेस्क्राइब द मेथड in which each sub-office not situated at a treasury or bank station is ordinarily to be supplied with funds and with which it is ordinarily to remit surplus funds।
कौन उस मेथड को निर्धारित करता है, कौन उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसके माध्यम से कोई भी सब ऑफिस जो ट्रेजरी या बैंक स्टेशन पर स्थित नहीं है उसको नकदी की आपूर्ति की जाएगी या उसके सरप्लस फंड्स को रिमिट किया जाएगा। तो कौन इस चीज को निर्धारित करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सुपरिटेंडेंट उस मेथड को निर्धारित करता है, उस प्रणाली को निर्धारित करता है जिसके माध्यम से कोई भी सब ऑफिस अगर ट्रेजरी या बैंक स्टेशन पर स्थित नहीं है तो उस सब ऑफिस को नकदी कैसे उपलब्ध करवाई जानी है या उसके एक्सेस कैश को रिमिट कैसे किया जाना है। तो वो कौन सा मेथड होगा उस चीज को सुपरिटेंडेंट निर्धारित करता है। Who will prescribe the method which is to be used for special emergencies of funds for any sub office। किसी भी सब ऑफिस को जब इमरजेंसी में फंड्स की ज़रूरत होती है तो उसे वो फंड्स उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, उस मेथड को भी सुपरिटेंडेंट निर्धारित करता है। रूल नंबर 11 है प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर सब ऑफिस, उप कार्यालयों के लिए धन का प्रावधान। हाउ आर दी सब पोस्ट ऑफिसेस आर प्रोवाइडेड विद फंड्स व्हेन दे हैव नो सफिशिएंट फंड्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। किसी भी सब ऑफिस के पास अगर उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन राशि नहीं है तो उस सब ऑफिस को नकदी कैसे उपलब्ध करवाई जाती है। बाई ड्रॉइंग फ्रॉम दी ट्रेजरी इन द केस ऑफ सब ऑफिस सिचुएटेड एट ट्रेजरी स्टेशन, यदि सब ऑफिस ट्रेजरी स्टेशन पर स्थित है तो वो वहां से नकदी प्राप्त कर सकता है। बाई रिमिटांसेस फ्रॉम अनदर सब ऑफिस या अन्य किसी सब ऑफिस से प्रेषण प्राप्त कर सकता है या अपने हेड ऑफिस से नकदी प्राप्त कर सकता है। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। रूल नंबर 12 है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स एट सब ऑफिस। अगर किसी भी सब ऑफिस के पास सरप्लस फंड्स हैं, अधिशेष नकदी यानी कि किसी भी सब ऑफिस के पास यदि उसकी लिमिट से ज़्यादा कैश है तो उसको उस कैश से कैसे मुक्ति दिलाई जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। इन एक्सेप्शनल केसेस द सरप्लस कैश ऑफ अ सब ऑफिस कैन बी रिमिटेड टू अ हेड ऑफिस अदर देन इट्स हेड ऑफिस ऑफ अकाउंट। एक्सेप्शनल केसेस में सब ऑफिस द्वारा अपने सरप्लस कैश को हेड ऑफिस को रिमिट किया जा सकता है और ऐसे हेड ऑफिस को रिमिट किया जा सकता है जो इसका अकाउंट ऑफिस नहीं हो। No remittance of surplus funds will be made to a head office or sub office in case of Sunday or post office holidays। संडे वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन कभी भी सरप्लस फंड नहीं भेजा जाता है हेड ऑफिस या सब ऑफिस को। बोथ ऑफ दी अबव आर करेक्ट। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, एक्सेप्शनल केसेस में एक सब ऑफिस अपने अकाउंट ऑफिस के अलावा दूसरे हेड ऑफिस को अपने एक्सेस कैश या सरप्लस कैश को भेज सकता है। दूसरी बात, कभी भी सरप्लस फंड्स को संडे वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन किसी भी दूसरे हेड ऑफिस या सब ऑफिस को नहीं भेजा जाना चाहिए। But arrangements can be done for disposal of surplus funds at सब ऑफिस। सब ऑफिस में सरप्लस फंड्स के निपटान हेतु कौन सी व्यवस्था की जा सकती है। बाई ड्राइंग टू दी ट्रेजरी इन केस ऑफ सब ऑफिस सिचुएटेड एट ट्रेजरी स्टेशन। अगर कोई सब ऑफिस ट्रेजरी स्टेशन पर स्थित हो तो अपने ट्रेजरी स्टेशन में नकदी जमा कर सकता है। बाई रिमिटांसेस टू अनदर सब ऑफिस, वो दूसरे सब ऑफिस को नकदी भेज सकता है। बाई रिमिटांसेस टू हेड ऑफिस, वो हेड ऑफिस को नकदी भेज सकता है। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। रूल नंबर 14 है एक्सचेंज ऑफ रेमिटांसेस बिटवीन सब ऑफिसेस इन अकाउंट विद दी सेम हेड ऑफिस। एक हेड ऑफिस के अंडर आने वाले दो सब ऑफिसेस आपस में नकदी का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं। ऑल ऑफिसेस शुड एडजस्ट दी कैश इन ट्रांजिट ऑन विच बेसिस। जितने भी कार्यालय होते हैं वो कैश इन ट्रांजिट को यानी कि पारगमन की नकदी को कैसे एडजस्ट करते हैं, डेली बेसिस पर, दैनिक आधार पर एडजस्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाइल एक्सेप्टिंग कैश फ्रॉम दी कैश ऑफिस एट अ रिसीवर एंड, जब भी प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा कैश ऑफिस से नकदी प्राप्त की जाती है उस कैश से संबंधित डॉक्यूमेंट कैश रिसीव्ड ऑप्शन में पोस्ट किया जाता है। और ये जो कैश रिसीव्ड ऑप्शन है कहाँ पर मिलती है, ZFFV50T कोड के माध्यम से मिलेगी। रूल नंबर 16 है मैनर ऑफ एक्सचेंजेस रिमिटांसेस बिटवीन सब ऑफिसेस। उप कार्यालयों के बीच धन प्रेषण के आदान प्रदान का तरीका क्या रहता है।
a mail bag containing cash bag after it has been sealed must remain in the personal custody of whom? एक मेल बैग जिसके अंदर कैश बैग हो, जब इसको एक बार सील कर दिया जाता है तो सील किए जाने के बाद ये किसकी पर्सनल कस्टडी में रहता है? करेक्ट आंसर डी आएगा, ये सब पोस्ट मास्टर की कस्टडी में रहता है। जब भी किसी कैश बैग को सील करके रख दिया जाता है मेल बैग के अंदर तो ये किसकी अभिरक्षा में रहेगा? ये सब पोस्ट मास्टर की अभिरक्षा में रहता है। Who will prescribe the method by which remittances are to be exchanged between two sub-offices? दो उप डाक घरों के बीच रेमिटांसेस का आदान प्रदान कैसे होगा? रेमिटांसेस का मतलब नकदी भेजनी है या प्रदान करनी, प्राप्त करनी है, या डाक टिकट है वो भेजने या प्राप्त करने, तो ये हो जाएंगी रेमिटांसेस। तो दो उप डाक घरों के बीच रेमिटांसेस का आदान प्रदान कैसे किया जाएगा, उस प्रणाली को कौन निर्धारित करता है? डिविजनल हेड निर्धारित करता है। The superintendent will prescribe in accordance with the system ordered by the method by which remittances are to be exchanged between two sub-offices. अधीक्षक किसके द्वारा आदेशित प्रणाली के अनुसार, अब जो सुपरिटेंडेंट वो ये तो निर्धारित करेगा कि दो सब ऑफिस हैं वो किस मेथड के माध्यम से रेमिटांसेस का आदान प्रदान करेंगे, लेकिन ये जो मेथड होता है वो खुद नहीं बनाता है। तो किसके द्वारा आदेश दी गई प्रणाली के अनुसार सुपरिटेंडेंट उस मेथड को निर्धारित करता है जिसके माध्यम से दो सब ऑफिस के बीच रेमिटांसेस का आदान प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर ये आएगा, हेड ऑफ सर्किल के द्वारा ये प्रणाली ऑर्डर की जाती है और उसी के अनुसार सुपरिटेंडेंट निर्धारित करता है कि आपने दो सब ऑफिस के बीच नकदी का या डाक टिकटों का आदान प्रदान कैसे करना है। रूल नंबर 17 है कंटेंट्स ऑफ एन अकाउंट बैग। अकाउंट बैग की सामग्री, एन अकाउंट बैग फ्रॉम दी सब ऑफिस टू हेड ऑफिस कंटेन, उप कार्यालय से प्रधान कार्यालय को भेजे जाने वाले लेखा थैले में क्या शामिल होना चाहिए? तो जब अकाउंट बैग सब ऑफिस से हेड ऑफिस को भेजा जाता है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? तो जब अकाउंट बैग सब ऑफिस से हेड ऑफिस को भेजा जाएगा इसमें सबसे पहले एसओ डोली अकाउंट होगा। ठीक है, एसओ स्लिप कब होती है? जब हेड ऑफिस से सब ऑफिस को अकाउंट बैग भेजा जाएगा। एमओ इशू जर्नल, जारी किए गए मनी ऑर्डर्स का जर्नल होता है। भुगतान किए गए मनी ऑर्डर्स की लिस्ट होती है। एसबी ट्रांजैक्शंस की लिस्ट होती है। एसबी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है। आईपीओस की मीमो होती है। इसके अलावा सर्टिफिकेट जो जारी या डिस्चार्ज किए जाते हैं उनकी मीमो होती है। डेली लिस्ट ऑफ पीएलआई प्रीमियम कलेक्टेड एंड पेड, भुगतान किए गए या कलेक्ट किए गए पीएलआई प्रीमियम की डेली लिस्ट होती है। करेक्ट आंसर ही आएगा। उपरोक्त सभी को एसओ से जब हेड ऑफिस को अकाउंट बैग भेजा जाता है उसमें शामिल करके भेजा जा सकता है। सब ऑफिस सेंड टू हेड ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग, उप डाक घर के द्वारा प्रधान डाक घर को क्या भेजा जा सकता है? एसओ डेली अकाउंट भेजा जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। When an account bag from sub office to head office is sent, then it may contain which of the following? जब क्या होता है अकाउंट बैग सब ऑफिस से हेड ऑफिस को भेजा जाता है इसमें और कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? तो ऊपर जैसे हमने पढ़ा इसमें सब ऑफिस डेली अकाउंट होगा। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल, पत्र डाक के अपंजीकृत लेख होंगे जिनकी अकाउंट ऑफिस में डिलीवरी होनी है। इसमें एक कैश बैग होगा जिसमें आप रेमिटांस को हेड ऑफिस के लिए भेज सकते हैं। करेक्ट आंसर डी आएगा। ये सारी चीज़ें भी सब ऑफिस से हेड ऑफिस को भेजे जाने वाले अकाउंट बैग में संलग्न की जा सकती हैं। The sub office slips received by sub offices should be signed, date stamped and filed in. जब भी सब ऑफिस में एसओ स्लिप्स हेड ऑफिस से प्राप्त होती हैं इनके ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं, डेट स्टैंप लगाई जाती है और इनको मंथली बंडल्स में, आपने अगर सब ऑफिस में कभी काम किया होगा तो आपने देखा होगा जो भी हेड ऑफिस से एसओ स्लिप्स प्राप्त होती हैं उनके मासिक बंडल बनाए जाते हैं कि एक महीने की स्लिप्स को इकट्ठा किया जाता है और बाद में उसका बंडल बना दिया जाता है। रूल नंबर 18 है एसओ स्लिप्स के बारे में। बट इज द फोरम नंबर ऑफ एसओ स्लिप, एसओ स्लिप का फोरम नंबर क्या है? तो एसओ स्लिप जो है PA3 फोरम के ऊपर बनाई जाती है। हाउ दी एसओ स्लिप इज प्रिपेयर्ड, एसओ स्लिप को कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है? 2 प्रतियों में, एक सब ऑफिस में रहती है दूसरी
एक हेड ऑफिस में रहती है, दूसरी सब ऑफिस को भेजी जाती है। हु प्रिपेयर्स द एसओ स्लिप इन दी हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में एसओ स्लिप किसके द्वारा तैयार की जाती है? ये सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा तैयार की जाती है। हेड ऑफिस सेंड टू एसओ, हेड ऑफिस सब ऑफिस को क्या भेजता है? जैसे सब ऑफिस अपने अकाउंट ऑफिस को एसओ डेली अकाउंट भेजता है, वैसे ही हेड ऑफिस अपने अधीन आने वाले हर सब ऑफिस के लिए एसओ स्लिप भेजता है। द मूवमेंट ऑफ एसओ स्लिप इज फ्रॉम, एसओ स्लिप कहाँ से कहाँ को भेजी जाती है? तो ये हेड ऑफिस से सब पोस्ट ऑफिस को भेजी जाती है। एसओ स्लिप मस्ट बी सेंट every day by the head office to each of its sub offices included in the, प्रधान कार्यालय द्वारा प्रत्येक सब ऑफिस को प्रतिदिन किसमें संलग्न करके एक एसओ स्लिप भेजी जानी चाहिए। करेक्ट आंसर ए आ जाएगा अकाउंट बैग में। तो जो एसओ स्लिप होती है प्रतिदिन हेड ऑफिस के द्वारा अपने प्रत्येक सब ऑफिस को अकाउंट बैग में संलग्न करके भेजी जाती है। रूल नंबर 19 है रिमिटांस ऑफ कैश, नकदी का प्रेषण। Whenever the cash is to be remitted to the sub office, the postmaster will make the order for a remittance in the, which should be shown by sub account assistant to the treasurer। जब भी क्या होता है, आपने किसी भी सब ऑफिस को नकदी इत्यादि भेजनी हो, पोस्ट मास्टर द्वारा नकदी भेजने के या प्रेषण के आदेश किस में दर्ज किए जाते हैं? फिर उन आदेशों को सब अकाउंट असिस्टेंट द्वारा ट्रेजरर को दिखाया जाता है। तो ये जो आदेश हैं सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में दर्ज किए जाते हैं। जब भी किसी सब ऑफिस को हेड ऑफिस द्वारा प्रेषण किया जाना हो, नकदी या डाक टिकट इत्यादि भेजे जाने हो, तो प्रेषण के आदेश सुपरिटेंडेंट द्वारा डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में दर्ज किए जाते हैं। फिर ये डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट सब अकाउंट असिस्टेंट द्वारा ट्रेजरर को दिखाई जाती है। If the cash is to be made over from the head office to sub office, then the remittance particulars of the cash or stamps should be noted by the in the SO slip। यदि नकदी को हेड ऑफिस से सब ऑफिस को भेजा जाना हो, तो नकदी या स्टैम्प के प्रेषण विवरण को एसओ स्लिप में किसके द्वारा दर्ज किया जाएगा? करेक्ट आंसर सी आएगा, सब अकाउंट असिस्टेंट द्वारा दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 20, सप्लाई ऑफ पोस्टेज एंड अदर स्टैम्प्स, डाक एवं अन्य टिकटों की आपूर्ति करना। मैन पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स आर टू बी सेंट टू अ सब ऑफिस, जब भी किसी सब ऑफिस को डाक टिकट या अन्य टिकट भेजे जाने हो, हु विल राइट इज ऑर्डर्स रिगार्डिंग दी सप्लाई, तो आपूर्ति के संबंध में अपने आदेश सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के ऊपर कौन दर्ज करता है? पोस्ट मास्टर दर्ज करता है। When postage or other stamps are to be sent to a sub office, जब भी डाक टिकट या अन्य टिकट किसी सब ऑफिस को भेजे जाने हो, द पोस्ट मास्टर विल राइट इज ऑर्डर्स रिगार्डिंग द सप्लाई ऑन सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, तो पोस्ट मास्टर द्वारा आपूर्ति के संबंध में अपने आदेश सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के ऊपर दर्ज किए जाएंगे, विच विल बी शोन बाय होम टू ट्रेजरर, और ये आदेश किसके द्वारा कोषाध्यक्ष को दिखाए जाते हैं? सब अकाउंट असिस्टेंट द्वारा ये आदेश ट्रेजरर को दिखाए जाते हैं। Which T code is used for remitting postage stamps to a sub office by the head office, प्रधान कार्यालय द्वारा उप कार्यालय को डाक टिकट भेजने के लिए कौन से टी कोड का यूज किया जाता है? तो इसके लिए MIGO टी कोड का यूज किया जाता है। The head office treasurer will log in SAP to remit postage stamps to a sub office and enter the T code MIGO and print the invoices slips through which T code, जब भी हेड ऑफिस ट्रेजरर के द्वारा सब ऑफिस को डाक टिकट इत्यादि भेजे जाने हो, तो हेड ऑफिस का ट्रेजरर सैप में लॉगिन करता है। अब ये प्रक्रिया चेंज है, लेकिन आपने तब तक याद रखनी है जब तक ये वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में चेंज नहीं हो जाती। तो जो हेड ऑफिस का ट्रेजरर होता है वो सैप में लॉगिन करता है, सैप में लॉगिन करता है सब ऑफिस को डाक टिकट भेजने के लिए, और सैप में लॉगिन करने के बाद MIGO टी कोड दर्ज करता है। ये टी कोड दर्ज करने के बाद वो डाक टिकट भेजता है, और भेजे गए डाक टिकटों के इनवॉइस स्लिप को प्रिंट करने के लिए किस टी कोड का यूज करता है? तो इसके लिए MB90 टी कोड का यूज किया जाता है।
The sub office treasurer after manually checks the postage stamps from head office. जब हेड ऑफिस से डाक टिकट प्राप्त होते हैं तो पहले सब ऑफिस का जो ट्रेजरर होता है वो मैनुअली उन डाक टिकटों की जांच करता है। विद इनवॉइस स्लिप विल लॉग इन ऐप, वो इनवॉइस स्लिप में की गई प्रविष्टियों के साथ उन डाक टिकटों की मैनुअली जांच करता है। जांच करने के बाद सब ऑफिस का ट्रेजरर ऐप में लॉग इन करेगा और कौन सा टी कोड डालकर अपनी स्टैम्प्स को सिस्टम में एक्नॉलेज करेगा। पहले वो मैनुअली उनकी जांच करेगा, सही से प्राप्त होने पर वो सिस्टम में लॉग इन करके MIGOT कोड का यूज़ करके उन डाक टिकटों को एक्नॉलेज करने का काम करता है। रूल नंबर 21 है रेमिटेंसेस सेंड थ्रू दी पोस्ट, डाक के माध्यम से भेजी गई धनराशि। इफ एनी रेमिटेंस इन कैश एंड करेंसी नोट्स और इन पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स is to be sent from the head office to sub office through the post, then the remittance will be enclosed by whom in the cash bag. यदि नकद और मुद्रा नोटों या डाक या अन्य टिकटों में कोई प्रेषण मुख्य कार्यालय से उप कार्यालय को डाक के माध्यम से भेजा जाना है, यदि कोई भी प्रेषण है, चाहे वो नकदी है, करेंसी नोट है, डाक टिकट या अन्य टिकट है, अगर उन्हें हेड ऑफिस से सब ऑफिस को डाक के माध्यम से भेजा जाना है तो रेमिटेंस जो है वो कैसे संलग्न की जाएगी कैश बैग में। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, रेमिटेंस को ट्रेजरर द्वारा कैश बैग में डाला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 22 रेमिटेंस थ्रू स्पेशल कैरियर, विशेष वाहक के माध्यम से धन प्रेषण। अब विशेष वाहक भी कभी कभी नकदी लेकर भेजे जाते हैं सब ऑफिस के लिए। वैन रेमिटेंस टू बी सेंड टू अ सब ऑफिस थ्रू स्पेशल कैरियर, जब भी किसी सब ऑफिस को प्रेषण किसी विशेष वाहक के माध्यम से किया जाना हो, द अमाउंट शुड बी मेड ओवर बाय द ट्रेजरर टू द कैरियर एज पर द मेथड प्रिस्क्राइब्ड बाय हुम। तो वहाँ पर जो अमाउंट है वो ट्रेजरर द्वारा वाहक को किसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। हेड ऑफ सर्किल उस मेथड को, उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से ट्रेजरर द्वारा वाहक को वो नकदी दी जाती है जो उसने सब ऑफिस में पहुंचानी होती है। इन सब ऑफिसेस द SPM शुड काउंट द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द कैरियर। अब सब ऑफिस में जब वो प्रेषण पहुंचता है तो SPM क्या करता है, वाहक से प्राप्त हुई नकदी की जांच करता है एंड ग्रांट रिसिप्ट इन दी इफ रेमिटेंस इज रिसीव्ड लूज। अगर ये नकदी या प्रेषण खुले में प्राप्त हुआ है तो इसके लिए वो कैरियर को किस चीज़ में रिसिप्ट देता है, इन दी कैरियर्स बुक और डायरी, वाहक की किताब या डायरी में इस चीज़ के लिए SPM द्वारा वाहक को नकदी दी जाती है। तो जब सब ऑफिस में वाहक नकदी लेकर पहुंचता है, SPM द्वारा उस नकदी की गणना की जाती है। अगर ये नकदी खुले में प्राप्त होती है और इसके लिए SPM उसे कैरियर की बुक या डायरी में रिसिप्ट देता है, रसीद देता है कि मैंने ये नकदी प्राप्त कर ली है। रेमिटेंस इज मेड टू अ सब ऑफिस थ्रू अ स्पेशल कैरियर in which document a remark should be written for the information of SPM as to how the money was sent। जब भी किसी सब ऑफिस को प्रेषण विशेष वाहक के माध्यम से किया जाता है तो SPM की जानकारी के लिए कि आपको ये नकदी कैसे भेजी गई है, एक डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर एक रिमार्क लिख कर भेजा जाता है, एसओ स्लिप में लिख कर भेजा जाता है। तो जब भी किसी सब ऑफिस को विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषण किया जाता है तो SPM की जानकारी के लिए कि आपको पैसे कैसे भेजे गए हैं, किस डॉक्यूमेंट के ऊपर रिमार्क दिया जाता है, एसओ स्लिप के ऊपर रिमार्क देकर भेजा जाता है। इन सब ऑफिसेस कैश रिसीव्ड थ्रू स्पेशल कैरियर A receipt for the sum should be given in which of the following। उप कार्यालयों में विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त नकद राशि की प्राप्ति के लिए रसीद कहाँ पर दी जाएगी, करेक्ट आंसर सी आएगा, इन कैरियर्स बुक और डायरी। कैरियर या वाहक की किताब या डायरी में इस चीज़ के लिए रसीद दी जाएगी। When a remittance to a sub office is to be sent through a postman। जब भी किसी सब ऑफिस को प्रेषण डाकिए के माध्यम से, ओवरसीर या किसी अन्य सबऑर्डिनेट के माध्यम से भेजा जाना हो, द अमाउंट शुड बी मेड ओवर बाय द ट्रेजरर टू कैरियर।
तो वहां पर कोषाध्यक्ष द्वारा वाहक को नकदी सौंपी जाती है। कैसे? या तो वो लूज यानी कि खुली सौंपी जाएगी या कैश बैग के अंदर संलग्न करके सौंपी जाएगी। किस मेथड के माध्यम से सौंपी जाएगी, उस मेथड को कौन निर्धारित करता है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उस मेथड को निर्धारित करता है कि कैसे आपने खुले में या कैश बैग में नकदी संलग्न करके कैरियर को सौंपनी है, यानी कि पोस्टमैन, ओवरसीयर या अन्य सबऑर्डिनेट ऑफिस को सब ऑफिस में पहुंचाने के लिए सौंपनी है। When a remittance is made over loose to the carrier, he should be required to grant a receipt in which of the following for the sum। जब भी कोई प्रेषण खुले में वाहक को दिया जाना हो तो इसके लिए वाहक को कहाँ पर एक रिसिप्ट देनी होती है? करेक्ट आंसर सी आएगा। इसके लिए उसे हैंड टू हैंड रिसिप्ट बुक में एक रसीद देनी होती है। अब देखो क्या हुआ, ट्रेजरर ने कैरियर को नकदी दी, वाहक को नकदी सौंपी। इसके लिए वाहक से वो हैंड टू हैंड रिसिप्ट बुक में एक रसीद प्राप्त कर लेगा। कैरियर वहां पे लिखेगा कि हाँ भाई मैंने ये नकदी प्राप्त कर ली है। अब कैरियर जो वो सब ऑफिस में पहुंचा, उसने एसपीएम को वो नकदी दी। अब एसपीएम ने वो नकदी प्राप्त कर लिया, इसके लिए वो एसपीएम की बुक या डायरी, सॉरी कैरियर की बुक या डायरी में कैरियर को इस चीज के लिए रसीद देता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 23, सप्लाई ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स, भारतीय पोस्टल ऑर्डरों की आपूर्ति करना। IPOs are remitted between head office to sub office under which T code? हेड ऑफिस से सब ऑफिस को IPO रिमिट करने के लिए कौन से टी कोड का यूज़ किया जाता है? इसके लिए MIGOT कोड का यूज़ किया जाता है। IPOs are remitted between the head office to sub office under MIGOT code and one document containing details of is printed in। IPO भेजने के लिए हेड ऑफिस से सब ऑफिस को जब भी IPO भेजे जाते हैं कौन से टी कोड का यूज़ किया जाता है? MIGOT कोड का यूज़ किया जाता है। और इन IPO की डिटेल का एक डॉक्यूमेंट प्रिंट किया जाता है जिसके लिए MB90 टी कोड, टी कोड का मतलब यहाँ पे टी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कोड, इसका यूज़ किया जाता है। द स्टॉक ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स कैन बी सीन थ्रू विच टी कोड? IPO के स्टॉक को देखने के लिए कौन से टी कोड का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए MV52 टी कोड का यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 24 है एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स इन अकाउंट, लेखा में त्रुटियों का समायोजन कैसे किया जाता है? द एडजस्टमेंट टू द एरर्स इन एनी ट्रांजैक्शंस और चेंज इन एनी GL हेड। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन या लेन देन है उसमें कोई त्रुटि होती है उसको एडजस्ट करना है या किसी भी GL हेड में कोई चेंज करना है तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी आएगा, ये काम हेड पोस्ट मास्टर द्वारा किया जा सकता है। कैसे? आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ जेन्युइननेस फ्रॉम कंसर्न्ड ब्रांच और द डॉक्यूमेंट शैल बी रिवर्स्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल ऑफिस फॉर नेसेसरी करेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी संबंधित ब्रांच है जहाँ पे इरेगुलरिटी हुई है उससे वास्तविकता की पुष्टि के बाद हेड पोस्ट मास्टर के द्वारा किसी भी ट्रांजैक्शन को रिवर्स किया जा सकता है या उसकी एरर को एडजस्ट किया जा सकता है या GL हेड में चेंज किया जा सकता है तथा वो डॉक्यूमेंट वापस भेजा जा सकता है ताकि उसको सही किया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 25 SB स्लिप्स के बारे में। बट इज SB 27, तो SB 27 किसका फॉरम नंबर है? SB स्लिप्स का फॉरम नंबर है। रूल नंबर 26 है क्लोजिंग ऑफ अकाउंट बैग इन दी हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में अकाउंट बैग बंद करना। कैश बैग्स शुड बी सील्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? कैश बैग को सील करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? कैश सील एंड विद ब्लैक सीलिंग वैक्स। इसके लिए कैश सील और ब्लैक सीलिंग वैक्स का यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When there is no cash bag to enclose, then the account bag will be closed and sealed by whom? जब भेजे जाने के लिए कोई भी कैश बैग ना हो तब अकाउंट बैग को किसके द्वारा बंद और सील किया जाएगा? तो उसे सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा बंद और सील कर दिया जाता है। द अकाउंट बैग विदाउट कैश बैग इंक्लूडिंग विल बी क्लोज्ड एंड सील्ड बाई, सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर पढ़ा कि अगर आपने अकाउंट बैग भेजना और उसमें कैश बैग नहीं है तो इस अकाउंट बैग को सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा बंद और सील किया जाएगा। The account bags without cash bag included will be closed and sealed by sub account assistant।
अगर किसी भी अकाउंट बैग में भेजे जाने के लिए कैश बैग ना हो तो इसे किसके द्वारा बंद और सील किया जाएगा? सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा बंद और सील किया जाएगा। एंड देन दिस शुड बी मेड ओवर अंडर रिसिप्ट टू विच डिपार्टमेंट? फिर ये अकाउंट बैग रसीद के तहत किसको दे दिया जाएगा? अगर इसे आपने मेल बैग के अंदर संलग्न करके भेजना है तो ये सॉर्टिंग डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा, अगर आपने इसे मेल बैग के अंदर संलग्न करके भेजना है। The account bags without cash bag included will be closed and sealed by the sub account assistant, and then this should be made over under receipt to which department if they are to be dispatched loose। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेल बैग में संलग्न करके भेजना है तो आप सॉर्टिंग डिपार्टमेंट को सौंपेंगे। अगर किसी अकाउंट बैग में कैश बैग इंक्लूड नहीं है तो उसे सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा बंद और सील किया जाएगा, और ये रसीद के तहत किस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा? अगर आपने इसे खुले में प्रेषित करना है तो ये किसको दे दिया जाएगा? करेक्ट आंसर बी आएगा, इसे मेल डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। वहीं पर अगर आपने इसे मेल बैग में डालकर भेजना है तो ये सॉर्टिंग डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। कैश सील बीइंग इम्प्रेस्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? जो कैश सील होती है वो कैसे मुद्रित होनी चाहिए? तो ब्लैक सीलिंग वैक्स के ऊपर कैश सील लगाई जाती है। रूल नंबर 27 है ओपनिंग ऑफ अकाउंट एंड कैश बैग इन सब ऑफिस। सब ऑफिस में लेखा और नकदी बैग खोलना। कैश बैग रिसीव्ड इन अकाउंट ऑफिस शुड बी ओपनड बाय होम? कि जब भी अकाउंट बैग या कैश बैग प्राप्त होता है तो उसे कौन खोलता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब भी अकाउंट ऑफिस या लेखा कार्यालय में कैश बैग प्राप्त होता है तो इसे किसके द्वारा खोला जाना चाहिए? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी, बाय द ट्रेजरर इन द प्रेजेंस ऑफ द सब अकाउंट असिस्टेंट। जब भी अकाउंट ऑफिस में कैश बैग प्राप्त होता है तो इसे ट्रेजरर द्वारा खोला जाता है, लेकिन ट्रेजरर इसे सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस में देख रेख में खोलता है। वेट ऑफ द कैश बैग रिसीव्ड फ्रॉम अ सब ऑफिस शुड बी चेक्ड इन दी प्रेजेंस ऑफ होम? उप कार्यालय में प्राप्त नकदी बैग का वजन किसकी उपस्थिति में जांचा जाना चाहिए? तो ये ट्रेजरर द्वारा सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस में जांचा जाता है। तो आज की वीडियो में बस हम यहीं तक करेंगे। तो वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं जहां से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने इनको बड़े अच्छे से कर लेना है। अगर आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक लेना चाहते हैं, क्वेश्चन ओशन बुक ले सकते हैं। एमटीएस पोस्टमैन या पीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, थ्योरी की बुक लेना चाहते हो, या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की बुक लेना चाहते हो, या मैथ की तैयारी करने के लिए कोई बुक लेना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। धन्यवाद।